वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी ए, यानी कि हमारी हिंदी क जो है उसके यूनिट सेकंड करने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड का भी सेकंड पार्ट देखो, ये जो हमारी यूनिट सेकंड है ना, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, क और ख। क वाला जो पार्ट है उसे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन वीडियोस का। तो आज हम करने वाले हैं ख पार्ट। तो ख पार्ट में हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है चैप्टर 4। तो हमारी यूनिट 2 ख का नाम है आधुनिक काल हिंदी साहित्य का इतिहास, और हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिक काल युगीन काव्यधाराएं सामान्य परिचय। तो इसमें हम कि जो आधुनिक काल के अंदर इतिहास था आधुनिक काल का, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना जाता है। कि जो हमारा आधुनिक काल है, अब इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1843 ईस्वी से मानी जाती है। इसका कोई एंडिंग ईयर नहीं है कि ये कब ख़त्म हुआ या नहीं। ये जो आधुनिक काल है ये अब तक चल रहा है, और स्टार्ट कब से होता है? 1843 से। तो ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक काल है वो 1843 ईस्वी से शुरू हुआ था और ये अब तक चल ही रहा है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो ये जो आधुनिक काल है ये बहुत से नज़रियों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अब तक हमने जितने भी काल पढ़े हैं, ये रीतिकाल वगैरह, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इस काल में हिंदी साहित्य का चारों दिशाओं में विकास हुआ। यानी कि हिंदी साहित्य हर जगह इसका विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे हमने कह दिया कि यहाँ पे इसका विकास हुआ, नहीं। इस टाइम पे जो हिंदी का साहित्य है उसका विकास पूरे देश में हर जगह हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का उदय हुआ। तो देखो यार, आधुनिक काल में क्या हुआ? धर्म को देखने का नज़रिया, मतलब, और दर्शन यानी फिलॉसफी। क्या? फिलॉसफी। तो इसमें धर्म का, फिलॉसफी का, कला यानी कि आर्ट का, साहित्य का, इन सब का सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का उदय हुआ। यानी कि इस काल में इन सब के लिए अलग अलग नज़रियों का उदय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। तो ये देखो, आधुनिक काल जो है, अब इसमें हिंदी साहित्य का कैसे विकास हुआ, अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। यानी कि हिंदी साहित्य का विकास किस क्रम में हुआ है उसको बांटा हुआ है। तो पहला आ जाता है हमारा भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा हमारा आ जाता है प्रगतिवादी युग, फिफ्थ आ जाता है प्रयोगवादी युग, एंड हमारा सिक्स्थ आ जाता है नई कविता। तो जो हमारा भारतेंदु युग है ये सन 1850 से 1900 तक है। द्विवेदी युग हमारा 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक, और जो नई कविता है वो 1950 से आज तक चलता आ रहा है। तो अगर आधुनिक काल के अंदर भी हिंदी साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ, किस क्रम में हुआ है, अगर इसको पढ़ना है तो हमें इन सब युगों को पढ़ना होगा। तो इसीलिए आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को इन भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे परिस्थितियों की। अब यहाँ पर परिस्थितियाँ जो है, अब हम वो क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब ये टॉपिक क्यों है। तो आधुनिक काल में परिस्थितियाँ कैसी थी? सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी कि उस टाइम पे ये माहौल कैसा था, तो अब हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक परिस्थिति, यानी कि आधुनिक काल में राजनीतिक परिस्थिति किस तरीके की थी। तो फर्स्ट पॉइंट है, भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया था। यानी कि देखो यार, अब आधुनिक काल शुरू हो रहा था, तो इस टाइम पे जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, यानी कि जो पहले राजनीतिक स्थिति जो पहले थी, अब उसमें बदलाव आना शुरू हो गया था। अब उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे। अंग्रेजी राज्य की नींव राज्य में पड़ चुकी थी। तो यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारत में आ चुके थे, इनकी नींव भारत में पड़ चुकी थी। बंगाल पर अंग्रेजी अधिकार हो गया। तो अब बंगाल पर क्या हुआ? आधुनिक काल में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, बंगाल को अंग्रेजों ने हड़प लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देशी रियासतों ने एक साथ 1857 में पहला स्वतंत्र युद्ध लड़ा। क्या हुआ? जितनी भी देशी रियासतें थी, यानी कि जो राजा महाराजा की जो रियासतें थी उस टाइम पे,
उन सब ने एक साथ आकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो सब एक साथ आए और 1857 में उन्होंने सबसे पहला स्वतंत्रता युद्ध लड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ब्रिटिश राज्य का उपनिवेश बन गया। यानी कि अब क्या हुआ, जो हमारा भारत था, हमारा जो इंडिया है, वो उस टाइम पे ब्रिटिश का उपनिवेश यानी कि एक तरीके से गुलाम बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नए उद्योग धंधों ने देश की आर्थिक स्थिति अच्छी की। अब देखो, अंग्रेज आए तो वो नए नए बिजनेस भी लेकर आए, तो जो नए उद्योग धंधे आए थे उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा किया। नेक्स्ट, प्रेस का आविष्कार हुआ। यानी कि जो हमारे न्यूज़ मीडिया है, रिपोर्टर्स वगैरह, प्रेस, इसका आविष्कार हुआ। उससे पहले हमारे इंडिया में प्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मीडिया नहीं थी। तो ये कुछ राजनीतिक परिस्थिति थी आधुनिक काल की। अब हम देखेंगे उसकी धार्मिक स्थितियाँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, धार्मिक स्थिति बदल रही थी। देखो यार, अब लोगों का धर्म को समझने का, धर्म को देखने का नज़रिया बदल रहा था। पहले टाइम पे कुछ ज़्यादा रूढ़िवादी विचार जो थे वो ज़्यादा प्रचलित थे, लेकिन अब धीरे धीरे आके उन विचारों को त्यागा जा रहा था। पुराने धार्मिक कर्म कांडों को नकारा जाने लगा। यानी कि पहले जो पुराने धार्मिक कर्म कांड थे, यानी कि पूजा करने का तरीका या फिर कोई ऐसी रिवाज वगैरह जो मतलब बहुत पुराने थे, अब उनको जो है नकारा जाने लगा। अब लोगों ने उन्हें अपनाने से मना करने लगे। लोग थोड़े जागरूक हो गए। धर्म में भावना या फिर भक्ति की जगह तर्क, बुद्धि और विवेक ने ले ली। यानी कि क्या हुआ, पहले टाइम के जो लोग थे वो धर्म में भक्ति और भावना से जुड़े हुए थे। यानी कि भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए उनकी फीलिंग्स, वही था धर्म। लेकिन अब क्या हुआ, आधुनिक काल में उसकी जगह तर्क ने ले ली। यानी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बुद्धि और विवेक ने ले ली। अब क्या हुआ, धर्म को इंसान सिर्फ यही नहीं कि आंख बंद करके हर बात मानने लगा। अब लोग क्या हुए, आधुनिक काल में उसमें तर्क करने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मों को सुधारने का बीड़ा उठाया गया। यानी कि पहले टाइम पे धर्मों के अंदर जो उल्टे सीधे जो भी काम हो रहे थे भाई साहब, मतलब सती प्रथा, इसके अलावा भी छोटे बच्चों की जो बाल विवाह करा दिए जाते थे, वो सब, अब उन सबको सुधारने का बीड़ा उठाया गया। यानी कि धर्मों को सुधारने का बीड़ा उठाया गया इस काल के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने धर्मों को सुधारने का काम किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक स्थिति। क्या देखेंगे हम, सामाजिक स्थिति, यानी कि उस टाइम पे समाज की स्थिति कैसी थी। तो फर्स्ट पॉइंट है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया। देखो यार, पहले टाइम पे क्या था, अगर कोई विधवा हो गई तो उसको क्या था, इसको सती कर दो, जैसे इसका पति मरा इसको भी मार दो, ये भी उसकी चिता पर बैठकर अपना मतलब अपनी जो प्राण थे उसको त्याग देगी, सती प्रथा थी। तो लेकिन अब क्या हुआ, समाज के अंदर बदलाव हुआ। अब विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। यानी कि अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो उसका दोबारा से किसी के साथ विवाह करा दिया जाए। तो अब इस विचार का समर्थन किया गया। दूसरा हमारा पॉइंट है, स्त्री पुरुष के समान अधिकार की मांग की गई। पहले टाइम पे स्त्री को जो है पुरुष के बराबर नहीं माना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, इस टाइम पर इन दोनों को समान अधिकार की मांग की गई। नेक्स्ट है, जाति प्रथा का विरोध किया गया। अब मैंने बताया था इससे पहले ये सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, इनको बहुत ज़्यादा माना जाता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमारा आधुनिक काल आने लगा तो जो जाति प्रथा थी इसका विरोध किया जाने लगा और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। क्यों, अगर स्त्री को पुरुष के बराबर रखना है तो स्त्री को उतना पढ़ना भी तो पड़ेगा। पहले टाइम पे तो क्या था, महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था, घरेलू कामों में लगा दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा, इनकी शिक्षा पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा, यातायात के साधनों का आवागमन हुआ। अभी मैंने आपको बताया अंग्रेज आ गए थे, अब अंग्रेज आए तो उनकी शिक्षा भी आई और उनके जो यातायात के साधन थे, कार वगैरह, ये सब भी हमारे देश के अंदर आए। आवागमन यानी कि इनका आना हुआ। लोग अपनी सभ्यता को महत्व देने लगे। यानी कि पहले जो थे लोग अपनी सभ्यता को इतना महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन अब लोग अपनी अपनी सभ्यता को महत्व देने लगे। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो अब जो राम मोहन राय है उन्होंने ब्रह्म समाज की और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, समाज को बदलने के लिए, समाज में अच्छी पॉजिटिविटी, मतलब जो जितनी भी नेगेटिव बातें थी उनको ख़त्म करने के लिए और अच्छी अच्छी बातों को बढ़ावा देने के लिए। प्रेस का आवागमन हुआ समाज के अंदर। मैंने भी पीछे भी आपको बताया था, मीडिया वो आई इंडिया के अंदर।
नए नए आविष्कार किए गए और क्रांतिकारी परिवर्तन आए। क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि अब जो था हमारी इंडिया, हमारा जो भारत था वो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए क्रांति करने लगे। तो इस तरीके से भारत के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आए समाज के अंदर। तो ये थी उस टाइम की सामाजिक स्थिति। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास। तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ, अब हम वो पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का जो विकास था उसको हमने 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया था। 5 या 6 जितने भी थे, मतलब भारतेंदु युग था, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। तो इस तरीके से हमारे पूरे 6 युग थे। तो शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग से। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1850 से 1900 तक थी। फर्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। देखो यार, अगर हम आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो युग पढ़ा जाता है वो होता है हमारा भारतेंदु युग। इसी वजह से इस वाले युग को हम आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी कि प्रवेश द्वार यानी कि क्या, जो एंट्री गेट होता है, मेन गेट जो होता है, आपके घर का जो मेन गेट होता है आप उसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। तो हम आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में हम एंटर कर रहे हैं। किस युग के द्वारा एंटर कर रहे हैं, यानी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, भारतेंदु युग से। इसी वजह से इसको प्रवेश द्वार माना जाता है। और इस युग के कवियों में नए के प्रति मोह और पुराने के प्रति आग्रह था। तो इसमें क्या बात कही गई है कि ये जो भारतेंदु युग के जो कवि थे उनके मन में अगर कोई भी नया बदलाव आ रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो उसके प्रति उनके मन में मोह था, यानी कि प्यार था। और पुराने के प्रति, यानी कि कोई चीज़ पुरानी है, ठीक है ना, उसको चेंज करना है कुछ भी, तो पुराने के प्रति उनके मन में आग्रह था। क्या था, आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट। तो इस टाइम पे जो कवि थे उनके मन में कोई भी नया बदलाव आ रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो उसके प्रति तो उनके मन में प्यार वाली भावना थी और पुराने के प्रति उनके मन में आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट वाली भावना थी। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। तो जो भारतेंदु युग है इसको नव जागरण का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नई नई चीजें, नए नए विचार जो थे वो जागृत हुए। तो इसी वजह से भारतेंदु युग को नव जागरण का युग कहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में भी जो है ना अलग अलग बातों के प्रति, अलग अलग चीज़ों को लेकर जागृत किया जा रहा था लोगों को। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। चेतना यानी कि समझ। तो अब क्या था, इस युग के अंदर जो लोगों के अंदर है ना सामाजिक चेतना यानी कि सामाजिक समझ जो है वो नए तरीके से उभर कर आ रही थी। अब लोग अलग नज़रिए से देखना शुरू कर रहे थे। इस युग में देशभक्ति और राजभक्ति राजनीति का अभिन्न अंग थे। यानी कि अब ये जो टाइम चल रहा था हमारा भारतेंदु युग, इसके अंदर देशभक्ति और राजभक्ति राजनीति के अभिन्न अंग थे, यानी कि ऐसे हिस्से जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे इस टाइम के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो उनमें सबसे पहले जो आते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्होंने ही इस टाइम की जो भारतेंदु युग है इन्हीं की वजह से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर ही इसको भारतेंदु युग बोला गया, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा इस टाइम पर इन्होंने योगदान दिया था। सबसे ज़्यादा जो रचनाएं मिली वो इनकी मिली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन्होंने प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और जगमोहन सिंह इन्होंने देवयानी नाम की रचना दी। थर्ड है प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने प्रेम पुष्पावली लिखी थी। राधा चरण गोस्वामी, नवभक्तमाल, अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। तो ये कुछ मेन कवि थे इस टाइम के और उनकी कुछ मुख्य रचनाएं थी। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में दे देती हूँ। तो इस युग के सर्व प्रमुख कवि थे, यानी कि इस युग में जो भारतेंदु युग है तो इसके सबसे ज़्यादा मेन कवि जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनका जन्म 1850 में हुआ और ये केवल 34 वर्ष जीवित रहे, यानी कि इन्होंने सिर्फ 34 साल तक जीवित रहे, उसके बाद इनका मृत्यु हो गई। इन्होंने 175 ग्रंथ लिखे। कितने? 175 ग्रंथ लिखे। उसमें उनके अलावा नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, इतिहास भी लिखा इन्होंने। और इन्होंने कवि समाज की स्थापना की और कई पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन निकाली। और इन्हें युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। युग प्रवर्तक यानी कि युग को आगे बढ़ाने वाला। इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता, यानी कि इनकी जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो है प्राचीन यानी कि पुराने और नवीन यानी कि नए का समन्वय। तो इन्होंने पुराने और नए विचारों का समन्वय यानी कि इनको एक साथ मिलाया है।
वे कविता में ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती हैं। यानी कि जब ये कभी कविता लिखते हैं तो ये कविता में सबसे ज़्यादा मेन ब्रजभाषा को इस्तेमाल करते थे, और गद्य के अंदर यानी कि जो पैराग्राफ वाइज लिखते थे तो उसके अंदर ये खड़ी बोली के पक्षपाती हैं। पक्षपाती यानी कि तरफदार, ये इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं। यानी कि भारतेंदु युग के अंदर जितनी भी काव्य धाराएं, जितने भी काव्य लिखे गए, उनकी क्या खास बात है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीयता की भावना। तो कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनता में देश प्रेम की भावना का बीज बोया। यानी कि कवियों ने जो अपनी रचनाएं थी उन्होंने उसके अंदर देश प्रेम की भावना का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसके ज़रिए जनता में, यानी कि उस टाइम की जो जनता थी उनके मन में देश प्रेम की भावना का बीज बोया। यानी कि लोगों को अपने देश के प्रति उन्होंने प्यार करना सिखाया। दूसरा है हास्य व्यंग्य। यानी कि हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम से कवियों ने पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन और सामाजिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया। हास्य व्यंग्य यानी कि ये जो हम कॉमेडी होती है हमारी, तो कॉमेडी के ज़रिए क्या क्या देखो इन लोगों ने अपने काव्यों के अंदर बहुत मतलब ऐसी कॉमेडीज़ की जिसके ज़रिए उन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता थी, यानी कि जो उस टाइम पे तो पश्चिमी सभ्यता जो हम मेन लेके चल रहे थे ब्रिटिश वगैरह, इन सब का जो पश्चिमी देश होते हैं उनकी जो सभ्यता थी, उनका जो कल्चर था, उनके शासन का, उनके सामाजिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया कॉमेडी के ज़रिए भारतेंदु युग के सारे कवियों ने। तीसरा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो देखो जैसे अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार किया था हमारे भारत के अंदर। तो ये जितने भी लेखक थे, जितने भी कवि थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। अंग्रेजी शिक्षा और भाषा के प्रसार के विरोध में कविताएं लिखी इन लोगों ने। नेक्स्ट आता है सामाजिक चेतना का विकास। यानी कि कवियों ने समाज में मौजूद अंधविश्वास पर और सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने के लिए कविताएं लिखी। यानी कि उन कवियों ने क्या किया, हमारे समाज में जितने भी अंधविश्वास मौजूद थे, ये सती प्रथा वगैरह, जाति प्रथा, इनको दूर करने के लिए और सामाजिक रूढ़ियाँ जो थी इन सब को दूर करने के लिए कविताएं लिखी, ताकि समाज जो हमारा समाज है वो समझदार हो जाए। समाज को समझाने के लिए इन्होंने ऐसी कविताएं लिखी। दूसरा है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। तो काव्य के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया। यानी कि जो कवियाँ हैं इन्होंने काव्य के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं को लिखने के लिए, अपनी कविताओं को लिखने के लिए। तो ये थी भारतेंदु युगीन काव्य की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट जब हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा द्विवेदी युग। तो ये जो है ये 1900 से 1918 या फिर 1925 तक रहा। इस युग में खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई। यानी कि इस टाइम के अंदर, इस युग के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई, जिसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो थी खड़ी बोली। इस युग के प्रवर्तक यानी कि इस युग को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है ना, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्हीं के नाम पे इस युग को रखा गया द्विवेदी युग। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यानी कि इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी अपनी सरस्वती, तो इन्होंने उसका संपादन किया। तो इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। प्रबंध काव्य यानी कि ऐसे काव्य जिनमें कोई कविता, प्रमुख कथा जो होती है शुरुआत से लेके अंत तक लिखी जाती है, बीच में उसके क्रम को तोड़ते नहीं है, वो बिल्कुल क्रम वाइज चलती है। तो इस तरीके के काव्य भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखे गए इस टाइम के अंदर। और अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। तो इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे कवि थे जिन्होंने ब्रजभाषा को छोड़ दिया और उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का ज़्यादा उपयोग किया गया। इस टाइम के अंदर कवियों ने अपनी काव्यों को लिखने के लिए, यानी कि अपनी कविताओं को कुछ भी लिखने के लिए उन्होंने खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। तो अब इस टाइम के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्होंने समर्पण, युगचरण। दूसरे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो यार यहाँ पे हमारे कवि हैं, यहाँ पर उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनको प्रवर्तक भी माना जाता है द्विवेदी युग का, तो इनके काव्य मंजूषा, सुमन, इनको हम आगे चल के छोटा सा इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी लेंगे। तीसरे आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो इन्होंने पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत ऐसी रचनाएं लिखी। फोर्थ है हमारे राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने स्वप्न, पाथिक और मिलन जैसी रचनाएं लिखी। फिफ्थ है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको बोलते हैं हरिओद, ठीक है ना। तो इनको प्रिय प्रवास और रस कलश जैसी इन्होंने रचनाएं लिखी। अब हम पढ़ने वाले जयशंकर प्रसाद
द्विवेदी। अब हम द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेने वाले हैं, थोड़ी सी 4-5 बातें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्हें इस युग का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि जिन्होंने इस युग की शुरुआत की, इसको आगे बढ़ाया। और इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई। ये काशी के निवासी थे, यानी कि काशी में रहने वाले थे। ये कवि, नाटककार, कथाकार, निबंध लेखन, आलोचक और इतिहासवेत्ता थे, यानी कि इतिहास को लिखने वाले भी थे। इन्होंने पहले ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया था, यानी कि सबसे पहले ब्रजभाषा में लिखनी इन्होंने स्टार्टिंग की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इनकी कविता के मुख्य विषय हैं प्रेम, प्रकृति और अतीत गौरव। यानी कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी उनमें मुख्य विषय क्या है? प्रेम, प्रकृति, यानी कि प्रेम की प्रकृति कैसी है उसको दर्शाना है। अपनी कविताओं में उसे दर्शाते हैं, प्रेम का नेचर कैसा है, लव का नेचर कैसा है। और अतीत गौरव, अतीत यानी कि जो अपने पास्ट था, और गौरव यानी कि प्राउड। तो अपने पास्ट को लेकर जो प्राउड फील होता है, इन्होंने इसको भी ज़्यादा अच्छे से इन्होंने अपनी कविताओं को मतलब कविताओं में दर्शाया। तो ये इनकी कविता के कुछ मुख्य विषय हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कामायनी, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो अब हम पढ़ते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो द्विवेदी ने देशभक्ति का परिचय दिया, यानी कि इन्होंने देशभक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया अपनी किताबों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर। इनका जन्म 15 मई 1864 में रायबरेली में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1938 में रायबरेली में ही हुई थी। इन्होंने कविता, कहानी, आलोचना, अनुवाद, जीवनी, इनके साथ साथ अर्थशास्त्र, विज्ञान और इतिहास भी लिखा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका योगदान रहा, क्योंकि देखो इन्होंने ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी, रचनाएं की, जिनके जरिए इन्होंने लोगों के मन में स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया, तो जिसकी वजह से लोगों ने आंदोलन किया। तो इनकी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन को गति और दिशा देने में भी इनका योगदान था। और इनकी जो मेन पुस्तकें हैं वो है नाट्यशास्त्र, जो 1904 में लिखी, विक्रमांकदेव चरित्रचर्या जो 1907 में लिखी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो 1907 में लिखी थी, और संपत्ति शास्त्र जो भी इन्होंने 1907 में लिखी थी। तो ये इनकी कुछ मेन पुस्तकें भी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन भी गूगल से ले सकते हैं। अब हम देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। देखो हम एक पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस टाइम के बारे में, उस युग के बारे में, फिर हम उनके मुख्य कवि और उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, फिर जो मेन कवि हैं हम उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और देन उसके बाद हम पढ़ते हैं उस टाइम पे जितनी भी काव्य रचनाएं लिखी गई तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। तो अब इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। तो सबसे पहला आ जाता है देशभक्ति, यानी कि इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी, जितने भी काव्य लिखे, जितनी भी रचनाएं की, तो इन्होंने उसके अंदर लोगों को अपने देश से प्यार करना सिखाया। उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर देशभक्ति को बहुत ज़्यादा दिखाया है, जिससे अगर लोग उनकी किताबें पढ़ें तो वो अपने देश को लेकर बहुत ज़्यादा देश को लेकर जागरूक हो, अपने देश के प्रति उनके मन में भक्ति हो। तो देशभक्ति के इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। दूसरा था अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं के ज़रिए उस टाइम पे जितने भी अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी समाज के अंदर, तो उनका विरोध किया। यानी कि इन्होंने ऐसी कविताएँ लिखी, ऐसी रचनाएँ की जिनसे लोग उन्हें पढ़ें और वो जागरूक हो और उन सभी अंधविश्वास और रूढ़ियों को त्याग करें। तीसरा मानव प्रेम, इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर मानव प्रेम को बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शाया कि इंसान इंसान से प्यार कैसे करे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शाया। चौथा है हमारा प्रकृति चित्रण। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर प्रकृति का चित्रण यानी कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि अगर कोई इनकी बुकों को पढ़े तो उसको पढ़ के लगेगा कि यार हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे है। इन्होंने प्रकृति को एकदम माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, छोटी से छोटी डिटेल इन्होंने नेचर के बारे में दी हैं। और फिफ्थ वर्णन प्रधान कविताएं, यानी कि इन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें किसी टॉपिक का किसी भी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो वर्णन प्रधान कविताएं इनकी रही हैं। तो ये कुछ ऐसी 5 विशेषताएं हैं जो इनके काव्य की है, यानी कि इस टाइम पे मिलने वाले द्विवेदी युग में जितनी भी कविताएं या फिर रचनाएं की गई हैं तो उनमें ये 5 विशेषताएं मेन है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है छायावाद। तो अब हम पढ़ेंगे छायावाद के बारे में।
तो जो छायावाद युग है हमारा, इसकी स्टार्टिंग 1920 में हुई और 1936 तक ये टाइम रहा। देखो यार, अब अलग अलग जगह पढ़ोगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेगी। जैसे मुझे एक जगह मिला था कि जो इसकी स्टार्टिंग थी वो 1919 और 25 के बीच में किसी टाइम पे हुई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 1920, क्योंकि मैंने आपको पहले यही पढ़ाया है। तो छायावाद की जो स्टार्टिंग थी वो सन 1920 से सन 1936 तक रहा। छायावादी प्रकृति उपासक और सौंदर्य पूजक कवियों का युग कहा जाता है। यानी कि जो छायावादी युग है इसको प्रकृति उपासक माना जाता है। प्रकृति उपासक यानी कि नेचर की पूजा करने वाले, और सौंदर्य पूजक यानी कि सुंदरता की पूजा करने वाले कवियों का युग माना जाता है छायावादी युग को। छायावाद नामकरण का श्रेय जो है वो मुकुटधर पांडे को जाता है कि इन्होंने इस टाइम का नाम जो है छायावाद रखा। तो इसका श्रेय, इसका जो क्रेडिट किसे जाता है? मुकुटधर पांडे को। 2 विश्व युद्धों के बीच रचित कविता को छायावाद के नाम से पुकारा गया। यानी देखो, 2 विश्व युद्ध चल रहे थे, तो उस टाइम के बीच में जितनी भी कविताएं मतलब कविताओं की रचना हुई, कविताएं लिखी गई, तो उसके बीच में जितनी भी कविताएं लिखी गई उनको छायावाद के नाम से पुकारा गया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे छायावादी काव्य की विशेषताएं। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाद की प्रधानता। इनमें व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता, यानी कि इस टाइम पे जितनी भी कविताएं लिखी गई तो उसके अंदर व्यक्तिगत भावनाओं की जो है प्रधानता थी। यानी कि ये ज़्यादातर दिखाई गई उसके अंदर व्यक्तिगत भावना की, किसी एक इंसान की क्या क्या भावनाएं होती हैं, ठीक है ना, इनको ज़्यादा दर्शाया गया। इसमें कवि अपने सुख दुख को वाणी देकर खुद को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें क्या है, ये तो इस तरीके की जो कविताएं लिखी गई इस युग में, तो इसके अंदर जो कवि थे वो अपने सुख दुख को आवाज़ देकर, यानी कि इस तरीके से लिख रहे थे कि सामने वाले को लगे कि वो एकदम उनकी बातें सुन रहा है। तो वो अपने सुख दुख को वाणी देकर खुद को अभिव्यक्त करता है, यानी कि खुद को दर्शाता है। तो इसी वजह से इस टाइम की जितने भी काव्य हैं, कविताएं वगैरह हैं, उनमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है। नेक्स्ट आता है प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि इस टाइम के जितने भी ये कवि थे, इन्होंने प्रकृति को अपनी कविताएं में इस तरीके से बताया है, इस तरीके से लिखा है कि मतलब अगर आप जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जो नेचर है वो एक इंसान है, यानी कि एक इंसान की तरह इन्होंने प्रकृति को दर्शाया है अपनी कविताओं के अंदर। नारी के प्रति नवीन भावना, यानी कि जो नारी है उनको लेकर नई भावनाओं को इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर दर्शाया है। और रहस्यवाद, यानी कि इन्होंने अपनी कविताएं में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो काफ़ी मतलब रहस्यवाद है, रहस्य वाली लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और राष्ट्रीय भावना, यानी कि भाई लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय भावना का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उसको भी दर्शाती है इनकी कविताएं। नेक्स्ट जो आते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेन थे वो है जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर ये कविताएं लिखी। महादेवी वर्मा, इन्होंने नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत लिखा। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा लिखे। और सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला भी कहते हैं, उन्होंने अनामिका, गीतिका, परिमल लिखा। और राजकुमार वर्मा ने आकाश, गंगा, निशिथ और चित्ररेखा, तो इन्होंने ये कविताएं लिखी। समझ गए आप लोग? तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम जयशंकर प्रसाद के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइम के जो मेन कवि थे वो यही थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना। तो इन्हें इस युग का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक यानी कि मैंने आपको बता दी जिन्होंने इस युग को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। और जन्म इनका 1889 ईस्वी में होता है, इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। ये काशी के निवासी थे, यानी कि काशी में रहते थे। ये कवि, नाटककार, कथाकार, निबंध लेखन, आलोचक और इतिहासवेत्ता थे। इन्होंने पहले ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ किया था, यानी कि देखो जब इन्होंने शुरुआत की थी लिखने की, लेखन की, तो तब इन्होंने ब्रजभाषा का इस्तेमाल शुरू किया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। इनकी कविता के जो मुख्य विषय हैं, यानी कि जो मेन टॉपिक्स हैं इनकी कविता के, वो है प्रेम प्रकृति और अतीत गौरव। और कामायनी इनकी श्रेष्ठ कृति है, यानी कि जो सबसे मेन जो इनकी कृति है यानी कि रचना है वो है कामायनी। और अपने युग की महत्वपूर्ण रचना है कामायनी जो इन्होंने लिखी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट युग, तो वो है हमारा प्रगतिवादी युग। तो इसकी स्टार्टिंग 1936 से 1943 तक ये युग चला। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा
यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और उन्नति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। यानी कि देखो, इस टाइम पे जो काव्यधारा लिखी गई, तो इस समय कला की जगह यानी कि आर्ट की जगह जीवन को, व्यक्ति की जगह समाज को, यानी कि सिंगल इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर पूरे समाज को इम्पोर्टेंस दी है। उन्नति की जगह सर्वानुभूति यानी कि सिंपैथी को प्रधानता देती है ये काव्यधारा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? जीवन को, समाज को और सर्वानुभूति यानी कि सिंपैथी को प्रधानता देती है ये काव्यधारा। इस टाइम पे जितनी भी कविताएं लिखी गई उनके अंदर। ये युग मार्क्सवादी और समाजवादी धारा से प्रभावित रहा है। ये जो युग है इस पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी असर दिखाई दिया है और समाजवादी धारा से भी प्रभावित रहा है, यानी कि समाजवादी विचारधारा का भी इस पर असर दिखाई दिया है। प्रगतिवाद का नेतृत्व महाकवि सुमित्रानंद पंत ने किया। तो अब इस युग का जो नेतृत्व किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको वो किसने किया? वो महाकवि सुमित्रानंद पंत ने किया। ठीक है। अब इस टाइम के प्रगतिवादी युग के जो काव्य थी उसकी विशेषताएं क्या है? तो पहला, शोषकों के प्रति विद्रोह, यानी कि देखो जो किसी का शोषण करते थे। अब देखो, अगर कोई बच्चा है उसको किसी ने मारा तो ये बच्चा क्या हुआ? ये हुआ शोषित, और मारने वाला कौन हुआ? शोषक। तो जो इसका शोषण कर रहा है, तो शोषकों के प्रति विद्रोह, यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं के प्रति, अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो उसके प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। तो इन्होंने इस वाली विचारधारा को इन्होंने अपनी कविताओं के प्रति बल दिया है कि अगर कोई किसी का शोषण करता है तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह दिखाया है और इनके प्रति इन्होंने सिंपैथी दिखाई है, सहानुभूति दिखाई है अपनी कविताओं के जरिए। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, इन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया है कि जो हर किसी की आर्थिक और सामाजिक समानता जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी हमें समाज में किसी को छोटा बड़ा नहीं लेना चाहिए, पैसों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। तो ये इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए समझाया है। तीसरा, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, तो इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए नारियों का जो शोषण होता था उस टाइम पे, तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी कि इनका मानना था भगवान नहीं होते हैं, ये भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते थे, ये अनास्था रखते थे। तो इन्होंने अपनी किताबों के जरिए, इनकी कविताओं में जो एक विशेषता देखने को मिलती है वो ये भी थी कि ये ईश्वर के प्रति अनास्था रखते थे। प्रतीकों का प्रयोग, यानी कि इन्होंने ऐसे कई प्रतीक बना लिए, चिन्ह बना लिए, जिनका इन्होंने कविता में और रचनाओं में इस्तेमाल किया। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी प्रगतिवादी काव्यों की। नेक्स्ट देखते हैं हम इस काल के जो मुख्य कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो पहला आता है हमारे नागार्जुन, यानी कि इन्होंने जो कविता लिखी थी मेन थी वो थी युगधारा। दूसरा आते हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल, इनकी थी युग की गंगा। त्रिलोचन धरती, रांगे राघव पांचाली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता और सुमित्रानंद पंत। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो थी युगपथ, मुक्तियज्ञ, पल्लव और वीणा। तो इनकी कुछ रचनाएं थी ये। देखो मैंने यहाँ पे सबकी एक एक दो दो ऐसी ही रचनाएं बताएंगे, इनकी बहुत सारी रचनाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप उन्हें गूगल कर सकते हैं और आपकी बुक में भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रयोगवादी युग। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1943 में और 1950 तक हमारा ये युग चला था। और इस युग में साहित्य में नए नए प्रयोग किए गए, यानी कि साहित्य को लिखने में, उनको लोगों को समझाने में अलग अलग तरीके अपनाए गए, नए नए प्रयोग किए गए। तो इसीलिए इस युग को प्रयोगवादी युग कहा जाता है। प्रयोगवादियों ने एक और प्रगतिवाद का विरोध किया तो दूसरी ओर छायावाद का। जो प्रयोगवादी कवि थे इन्होंने एक तरफ तो प्रगतिवाद का विरोध किया और दूसरी तरफ इन्होंने छायावाद का भी विरोध किया। प्रयोगवाद का जो आरंभ था वो सन 1943 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। यानी कि अगर आपको बोलना हो कि प्रयोगवाद युग का स्टार्टिंग कब हुई, इसका आरंभ कब हुआ, तो 1943 में जब अज्ञेय जी द्वारा इन्होंने अपनी एक बुक संपादित की थी, पब्लिश की थी, तार सप्तक। तो जब से इनकी ये बुक संपादित हुई है तो तभी से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। यानी कि ये जो प्रयोगवादी लोग हैं, जो प्रयोगवादी कवि हैं, इनका एक मेन आवश्यक तत्व है
कि ये जीवन और जगत के प्रति अनास्था रखते हैं, यानी कि ये जीवन को भी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और पूरे जगत को, पूरी दुनिया को भी इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्रयोगवादी काव्य की कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, यानी कि जो प्रेम की भावनाएं होती है, प्रेम कैसा होता है, तो इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से चित्रण, बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने इसको दर्शाया हुआ है अपनी कविताओं के अंदर। यानी कि जो लव फिलॉसफी होती है, जो लव होता है, इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी कि समाज में उस टाइम पे जितने भी रूढ़िवादी विचार होंगे तो उनका विद्रोह किया हुआ है इन्होंने अपनी कविताओं में। और व्यंग्य की प्राधानता, यानी कि इस काल में कवियों ने व्यक्ति और समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है, यानी कि इन्होंने, जो कवि थे इस टाइम के, इन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों पर ही, दोनों का ही मजाक उड़ाया है, दोनों का ही मतलब कॉमेडी बनाई है इनके ऊपर, ठीक है ना। व्यंग्य यानी कि कॉमेडी, मजाक, तो इसमें मजाक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। और किसके ऊपर? व्यक्ति का, समाज का, दोनों का मजाक बनाया इस काल के कवियों ने। भाषा का रूप स्थिर नहीं है, यानी कि देखो इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या फिर कोई एक पर्टिकुलर रूप इन्होंने इस्तेमाल किया, नहीं, इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्ड्स ना इस तरीके से यूज़ किया है। तो जो भाषा का रूप है वो स्थिर नहीं है, इन्होंने अलग अलग भाषा का मिश्रण करके इस्तेमाल भी किया है। निराशावाद की प्रधानता। निराशावाद यानी कि इस टाइम के जितने भी कवि थे उन्होंने जीवन को, व्यक्ति को एक यानी कि नेगेटिव पर्सपेक्ट में देखा है, इन्होंने इसके नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ये लोग जो है जीवन को और व्यक्ति को नकारात्मक, किससे? नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो इन्होंने जो अपनी कविताएं थी उसके अंदर निराशावाद की प्रधानता थी। उन्होंने मतलब इस तरीके से जीवन को और व्यक्ति को बताया है कि मतलब नकारात्मक दृष्टि से दिखाया इन्होंने, पॉजिटिव साइड ना दिखाकर नेगेटिव साइड से दिखाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इस टाइम पे स अज्ञे, तो इन्होंने हरी घास पर शन पर, तो ये इन्होंने एक वो लिखी थी कविता। धर्मवीर भारती, अंधा युग ठंडा लोहा, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, नाश और निर्माण, तो इनकी रचनाएं ये थी। भारत भूषण अग्रवाल, इन्होंने ओ अप्रस्तुत मन ये कविता लिखी। नरेश मेहता, इन्होंने बन पाखी ये वाली कविता लिखी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, वो है नई कविता। तो 1950 से लेकर आज तक ये जो टाइम चल रहा है हमारा नई कविता का ही चल रहा है, ठीक है, नई कविता का युग जो था। तो प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है, यानी कि जो प्रयोगवादी कविता का जो पूरा दौर था वो ही आगे चलकर नई कविता का रूप ले लिया उसी ने। नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार ना होकर एक भोगा हुआ जीवन है। तो विषय वस्तु का मतलब होता है मूल विचार, यानी कि जिस विचार से किसी चीज़ की स्टार्टिंग हुई हो, ठीक है ना, वो। तो नई कविता की जो विषय वस्तु है वो केवल चमत्कार ना होकर एक भोगा हुआ जीवन है। यानी कि नई कविता को अगर हम बोले कि इसका मूल विचार क्या है, तो वो है एक भोगा हुआ जीवन, यानी कि किसी ने अपना जीवन भोग लिया पूरा और उसके जो एक्सपीरियंस है उसको इसमें दर्शाया गया है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है, यानी कि परिस्थिति जिस तरीके की उस टाइम पे परिस्थिति थी और आज के टाइम पे भी जिस तरीके की परिस्थिति रहेंगी, तो उस तरीके से कविता में जो चेंजेस आए हैं उसी को बोलते हैं नई कविता। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविता है। स्वतंत्रता के बाद जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं वो सब नई कविता में आती हैं। इसे बुद्धिवादी कविता भी कहा जा सकता है। तो जो नई कविता है इसको बुद्धिवादी कविता भी कहा जा सकता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसे पढ़ लेते, देख लेते हैं। तो पहली है प्रयोगों में नवीनता या फिर नयापन, यानी कि नए नए भावों को नए नए तरीकों से प्रस्तुत किया गया। जो अलग अलग फीलिंग्स होती हैं तो इन सब बातों को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया, प्रस्तुत किया गया कविताओं के अंदर। दूसरा आता है व्यंग्य की प्रधानता, यानी कि वही इस काल में भी कवियों ने जो है ना व्यंग्य यानी कि मजाक वाली जो पूरी शैली थी, ठीक है ना, व्यंग्यात्मक शैली, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और हास्य रस की प्रधानता, हास्य यानी कि वही हंसाने वाला जो रस होता है जिससे पढ़ के लोगों को मज़ा आए, हंसाने वाला, तो हास्य रस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने। और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, यानी कि मानव और समाज
दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया। अनुभूति यानी कि अनुभव, तो मानव कोई इंसान हो, ठीक है ना, या फिर पूरा समाज, दोनों के जो अनुभव रहे हैं उनको पूरी सच्चाई के साथ दिखाया गया है नई कविता में। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र ये मुख्य कवि रहे हैं, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं सन्नाट, गीत फरोश। कुंवर नारायण, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है चक्रव्यूह, आमने सामने। जगदीश गुप्त, तो इनकी कविताएं नाव के गांव, बोधि वृक्ष। और श्रीकांत वर्मा, इनकी है माया दर्पण, मगध। तो हमने भी पढ़ ली प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो ये हमारा नई कविता का जो युग है ये भी फिनिश हो गया है। तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. See you in the next vlog.